यदि आपको पीसीओएस की समस्या है और आप चाहते हैं कि मिनिमम मेडिसिन के साथ में इससे आपका छुटकारा हो सके, तो ये स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए है। हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर ये समझा कि पीसीओएस होता क्या है। डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने इसके बारे में हमारे को इन लेंथ जानकारी दी, इसके कारण क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, किस प्रकार से यह हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसके पीछे क्या साइंस है। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इस स्पेसिफिक एपिसोड के अंदर हम डॉक्टर रेणु अग्रवाल से ये जानेंगे कि इसका मिनिमल मेडिसिन और मैक्सिमम लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो डॉक्टर, जानना चाहेंगे सभी पेशेंट्स कि किस प्रकार से कम दवाइयों के माध्यम से इसको ट्रीट किया जा सकता है, और लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली उसके अंदर तो चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था। प्लीज। श्योर। सो पीसीओएस के ट्रीटमेंट के पिलर्स हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। राइट। आप क्या खा रहे हैं, खाने की क्वालिटी, आप कितना खा रहे हैं, खाने की क्वांटिटी, दोनों मैटर करता है। आपको लीन पीसीओ है, मसल मास कम है, तो आपको प्रोटीन बढ़ाने पड़ेंगे, कार्ब्स कम करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीज हैं तो आपको प्रोटीन तो अच्छे रखने हैं, कार्ब्स और फैट घटाना होगा। सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेगुलर एक्सरसाइज। You need determination, you need dedication, you need discipline. राइट। अगर हम डाइट को मोर स्पेसिफिकली देखें, अगर ओबेसिटी के साथ में पीसीओएस है तो हमें कार्बोहाइड्रेट घटाना है, फैट घटाना है, प्रोटीन को मेंटेन करना है और फाइबर को बढ़ाना है। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। अब यदि लीन है और उसके साथ में पीसीओएस की समस्या है तो प्रोटीन बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है, फैट सफाई रखना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। Am I correct? बिल्कुल। प्लीज। फिर इसके साथ में एक्सरसाइजेस को ऐड करना है। बिल्कुल। इसके अपार्ट बिना एक्सरसाइज के आपका 1 इंच भी हिलने वाला नहीं है। और लीन पीसीओ बोले मुझे क्यों एक्सरसाइज करनी है, तो उन्हें इसलिए एक्सरसाइज करनी है क्योंकि बिना एक्सरसाइज किए मसल मास नहीं बढ़ेगा। और अगर मसल मास नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने वाली नहीं है, जो कि बेसिक रीजन है फॉर पीसीओएस। बराबर। अच्छा, अब इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी में देखता हूं, कई गायनेकोलॉजिस्ट को भी मैंने सुना, वो लोग बोलते हैं मील की फ्रीक्वेंसी हाई रखो, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, 6 बार खाओ, जबकि मैं मेरे पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाने के लिए गाइड करता हूं। बिल्कुल। तो आपका क्या इसके ऊपर मत है? मैं इसका बेसिस पहले बताना चाहूंगी। जैसे ही आप कुछ भी चीज खाते हैं, चाहे आपने सिर्फ एक मॉर्सल, एक गस्सा, एक कोलिया ही क्यों ना खाया हो, जैसे ही वो चीज आपके मुंह से पेट में जाती है, within 5 minutes there is a insulin surge in your body. Right. Correct? Right. Now, अब अगर आप हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मुंह में डाल रहे हैं, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का ग्राफ ऊपर 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 ही है। ये जो इंसुलिन 5 मिनट में बढ़ता है, उसको वापस नॉर्मल रेंज में आने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है। सो अगर आप लगातार खा रहे हैं तो आपकी इंसुलिन का जो हाई लेवल है वो कभी बॉटम लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। सो आपकी बॉडी को उस हाई इंसुलिन की आदत हो गई है, resistance. So this is what we call it as insulin resistance. So you also favor intermittent fasting if there is obesity? I favor even if you are a normal weight or lean PCO, then also restrict eating each and everything every 5-10 minutes from here from there. Means need to confine 3 meals at the most if you are lean. 4 कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। और अगर obese है तो obviously 2। उतना अगर आप कर सकें तो बिल्कुल। और एक टाइम विंडो में खाने का कोशिश कीजिए। अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे किया है तो डिनर कोशिश कीजिए 7-8 बजे तक खत्म कीजिए, और उसके बाद रात में 8 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक आप कुछ खाएं नहीं। आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन जूस पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, बीच में कुछ खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स चलता है क्या? नहीं, कुछ नहीं चलता है। तो ये सब चीजें जब आप बार बार खाएंगे तो आपकी बॉडी में बार बार इंसुलिन की स्पाइक होंगी। और एक इंसुलिन को आप ध्यान रखिए, हम मेडिकल टर्म में इसको एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं।
सो Builds ये body. यस, ये आपकी बॉडी में जितनी शुगर आप जिस किसी फॉर्म में डाल रहे हैं उसको ले जाके स्टोर करने का काम Store करता है। करेगा। तो वो Right. बर्न कब करेगा? जब आपकी बॉडी में कंटिन्यूस इंसुलिन हाई लेवल रहेंगे। पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है, योर बॉडी इज आस्किंग व्हेन टू बर्न फैट एंड Exactly. विदाउट बर्निंग फैट यू कैनॉट रिड्यूस योर Your वेट। weight. वेट लॉस मीन्स फैट बर्निंग Very and true. body is asking you whether should I do it in the morning or in the afternoon or in the night, because you are eating all the time Very true. and as soon as आप सोए रात में सुबह उठे फिर खाना चालू कर दिया तो एटलीस्ट एक मील तो छोड़ो कि बॉडी उसके अंदर आपका फैट बर्न कर Fat सके। तो यूजुअली जो मेरी रिकमेंडेशन रहती है, शायद आप भी उसमें सहमति दिखाएं, कि अगर ओबेसिटी है ऐसी कंडीशन में मॉर्निंग का मील स्किप करें या नाइट का मील स्किप करें, 2 मील्स पर जाएं। अगर बीच में कुछ स्नैकिंग करनी है कर सकते हैं, जैसा इंटरमिटेंट फास्टिंग में अक्सर 16:8 या फिर 18:6 या फिर 20:4, ये 3 तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग अक्सर रिकमेंड करते हैं वेट लॉस करने के लिए, या फिर इस प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स के लिए, या इवन डायबिटीज के रेमिजन और रिवर्सल के लिए। अब अगर किसी का वजन कम है तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले, इवनिंग का स्नैकिंग भी कर सकता है, जैसे 4 मील ले सकता है। So the treatment part is again first, as I said, diet, quality, quantity, Right. exercise. Right. You need all Right. 3 D's: discipline, determination and dedication. Without Very that true. you just can't do exercise. Very true. मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है, हाँ। तो you have to keep yourself motivated to do Right. exercises. Laziness कुछ नहीं कर सकेंगे। Right. Right. हम डॉक्टर लोगों के पास जब पेशेंट आते हैं, इनिशियल जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे बच्चियां हैं, पीरियड नहीं आ रहा है, तो पीरियड लाने के लिए कुछ हार्मोन्स की दवाइयां हम लोग देते हैं। 1-2 महीने पीरियड रेगुलर करने के लिए भी दवा देते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट पेशेंट को, या हमारे पास बार बार आने से बचने के लिए पेशेंट को यही 2 चीज़ें करनी है। बराबर। सबसे पहले डाइट का ध्यान देना है, अच्छी से एक्सरसाइज करनी है और वेट रिड्यूस करना है। वेट रिडक्शन इज द बेसिक। क्या कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि आपने ये सलाह दी हो, पेशेंट ने ईमानदारी के साथ फॉलो किया हो, पीसीओएस क्लियर हो गया, पेशेंट आया नहीं, या कभी आकर के मिला तो उसने बताया कि उसके कंप्लेंट्स पूरे खत्म हो गए, पीसीओडी इज ओके, और या फिर वो कंसीव हो गई, इस तरह का कुछ इंसिडेंस? वेरी फ्रीक्वेंट। जो लोग ईमानदारी से सुनते हैं, करते हैं, उन्हें तो रिजल्ट 100% मिलते हैं। ओके। क्योंकि हम लोग जब भी ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, हम लोग उनके दूसरे कारणों को रूल आउट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग उनका थायराइड स्टेटस, प्रोलैक्टिन स्टेटस, शुगर स्टेटस, कोलेस्ट्रॉल, उन्हें लीवर वगैरह से संबंधित कोई पीसीओ समस्या तो नहीं है, एसजीपीटी वगैरह सब बेस तो नहीं है, वो सब हम लोग पहले ही चेक कर चुके होते हैं। देन वी टेल देम कि ओके नाउ दिस इज योर ट्रीटमेंट। तो जब जो लोग फॉलो करते हैं, एक नहीं ऐसे अनेक पेशेंट हैं, सीरीज है एक्चुअली, जिनमें कि 10 जगह से घूम के 10 फाइलें लेके हमारे पास आते हैं, एंड जब हम उनको काउंसिल करते हैं तब उनको रियलाइज होता है। यहाँ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास इतना समय होता है कि काउंसिल कर पाए? क्योंकि ये गायनेकोलॉजिस्ट टॉप प्रैक्टिशनर हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारी आबादी तो देख ही रहे हैं, तो क्या ऐसे में आप इतना समय निकाल पाते हैं? मैं वेरी फर्स्ट विजिट पे ये 10 मिनट्स का टाइम मैं ज़रूर मेरे हर पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ओबीज पेशेंट्स जो हैं उनको मैं ज़रूर से देती हूँ, बिकॉज मेरा फ्यूचर ट्रीटमेंट इसी पे डिपेंड करने वाला है। सो अगर वो सुनते हैं तो डेफिनेटली उन्हें फ़ायदा होता है। और कई पेशेंट वाकई में उन्हें 1 या 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यस, अगर वो दोबारा अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखते हैं या फिर उसी तरह से खाने पीने लगते हैं, तो ये चीज़ें वापस आनी निश्चित होती है। तो यस, वी गेट द रिजल्ट। तो इसके अपार्ट फिर एक्सरसाइज, डाइट, और इसके अपार्ट और क्या क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं? यस, कई पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें स्किन रिलेटेड समस्याएं होती है, एक्ने, हिर्सुटिज्म एंड हेयर फॉल। ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम से उनको फिक्स किया जा सकता है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर मैं ऐसे पेशेंट्स को स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजती हूँ, पर ये पेशेंट अगर अपना खाना पीना इम्प्रूव नहीं करते हैं, उसी रफ्तार से खाते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में खाते हैं, उतना ही जंक फूड खाते हैं, तो
मुश्किल है कि वो ट्रीटमेंट देने के बाद Those रिकरेंस problems will नहीं also, होंगे, एग्जिस्ट भी करेंगे हाँ, और रिकरेंस का भी एग्जिस्ट भी करेंगे, रिकरेंस भी करेंगे। तो पेशेंट को 2-3 महीने फायदा होगा जब वो विग्रस एकदम एंथुजियास्टिकली जाते हैं, डॉक्टर का सब सुनने के लिए तैयार होते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, थोड़े ठीक होते हैं, थोड़े दिन शायद वो फॉलो भी करते हो जो उन्हें कहा गया है, बट जब वो स्टॉप करते हैं तो सब वापस आने वाला है। बराबर। और सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो है हर्सिटिज्म की, जिसमें कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, खास तौर पे फेस पे, मुस्टैच एंड बियर्ड एरिया में जो हेयर ग्रोथ होती है, ये सब पेशेंट जाते हैं लेजर ट्रीटमेंट के लिए। यू नो आज की तारीख में लेजर ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव है। माइंड यू, अगर वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक नहीं करेंगे तो इनमें से लगभग सभी पेशेंट का हेयर ग्रोथ वापस आएगा विद इन अ ईयर। आई सी, मतलब ये ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा। ये ट्रीटमेंट भी 100% काम नहीं करेगा। ओके। इसमें फिर स्लीप वगैरह का क्या रोल है? क्या उसका भी कुछ बहुत बड़ा रोल होता है, या फिर स्ट्रेस? वेरी ट्रू। सी, इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है ईटिंग हैबिट्स का। इंसान सिर्फ भूख लगने पे नहीं खा रहा है, वो दूसरे भी कई फैक्टर्स, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मुझे ये है, मुझे वो है, वो सारी चीजें जो आती है ईटिंग के ऊपर आती है। तो और दूसरा जो प्रॉब्लम आता है लुक्स को लेके, बॉडी इमेज को लेके, ओबीज हैं, इंट्रोवर्ट हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, लोग किस तरह से अपने आप को दिखाते हैं, फोटो भी खींचते हैं तो उसको तमाम बार फिल्टर्स में डाल करके उसको तो सब बच्चे या एक वो उन चीजों को नहीं समझते, उन्हें सिर्फ वो एंड इमेज दिखती है एंड दे वांट टू बी लाइक दैट। तो उस समस्या से जूझते हैं, तो काफी ज्यादा वो स्ट्रेस में रहते हैं, उनको काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें बहुत ज्यादा उनके फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। और स्लीप डिप्राइवेशन ये सबसे डेंजरस है जो आजकल चल रहा है। रात में बैठ करके टीवी पर और मोबाइल पर मैं कुछ चीजें, एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में होता है जो कि रात में सीक्रीट होता है, जो हमारे लिए अच्छी नींद के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और जब ये रेज आपकी आईज के थ्रू जाती हैं अंदर, तो ये मेलाटोनिन के सिक्रीशन को डिस्टर्ब करती है एंड ओवरऑल स्लीप डिस्टर्ब होती है। बच्चे लोग 2-2 बजे रात तक रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, जागे रहते हैं, सुबह लेट तक सोते हैं। तो उनका कंप्लीट जो आपकी ह्यूमन बॉडी की एक डिजाइन है, दिन में जागने के लिए है, रात में सोने के लिए है, तो वो जब आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस बोल लो, फिर बहुत सारे दूसरे माइंड के, ब्रेन के हमारे हार्मोन्स भी प्ले में आ जाते हैं, सेरोटोनिन और सब जो भी अब बहुत सारे सब उनका जो मिला जुला असर होता है वो एंड रिजल्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है एंड देन इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, फर्स्ट इज डाइट, second is exercise, third is good emotional support, fourth is good sleep. ये जब 4 पहिए आपकी गाड़ी में लगे होंगे तभी आपकी गाड़ी स्मूथली चलेगी, अदरवाइज तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पीसीओडी के पेशेंट हैं उनकी फैमिली की कायदे से काउंसलिंग होनी चाहिए या पेशेंट की अकेले काउंसलिंग? वेरी ट्रू। सी, मैं जैसे आपको बता रही थी, कई बार मदर अपनी बच्चियों को लेके कंसल्टिंग रूम में आती हैं, देन I have to weigh mother also. What is the weight of mother? I have to so many times call father also. Very true. I have to see the siblings also. And then I realized that in that family, everybody is obese. Okay, this girl is... मेरी प्रैक्टिस में भी पेशेंट्स को बोलता हूँ जो डायबिटीज के आते हैं, ओबीज हैं, तो वो खुद बोलते हैं हमारी फैमिली में साहब ये तो जेनेटिक्स है। मैं उनको बोलता हूँ जेनेटिक्स नहीं, ये आपकी ईटिंग हैबिट है, जो आपके मदर फादर ने खाया वो आप खा रहे हो, आप जो खाओगे वो आपके बच्चे खाएंगे। तो ये ट्रांसमिट होता जा रहा है, आपको लग रहा है ये जेनेटिक्स के कारण ट्रांसमिट हो रहा है, जबकि ये ईटिंग हैबिट्स के कारण ट्रांसमिट हो रहा है। पूरे घर का खाना एक जगह पकता है, बराबर। तो जब खाना ही डिस्टर्ब होगा या बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर की चीजें आ रही है, कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं, जूस आ रहे हैं, आइसक्रीम आ रहे हैं, ब्रेड बटर पिज्जा,
पास्ता सब आ रहा है और सारे फैमिली मेंबर जब उसको खा रहे हैं तो सभी फैमिली मेंबर की दवा मतलब खराब होगी ना। भाई ठीक है, वो बच्ची को आप पीसीओएस बोलोगे, लेकिन मदर फादर को जब आप हिस्ट्री लोगे तो फैमिली हिस्ट्री में मदर फादर को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, ये सब निकलता है। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये बाहर ऐसा हो रहा है, इवन हमारे स्टाफ के अंदर भी हम कई पेशेंट्स के साथ में, कई स्टाफ मेंबर के साथ में इस चीज को देखते हैं होते हुए, फिर उनकी बुला करके मैं कई बार काउंसलिंग भी करता हूं। अब ये बात अलग है कि उनके लिमिटेशंस आ सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू, पर ये प्रॉब्लम सब दूर है। मतलब अगर मैं होटल में भी जाकर के अगर बैठा हूं, फ्लोर पर अगर 10 फीमेल है तो मेरी निगाह जाती है कि इसमें कितनी ओबीज हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम मेरे सन के बर्थडे पार्टी के अंदर गया, वहां 10 में से 8 महिलाओं का वजन जरूरत से अधिक था, और जो 2 महिलाएं थी उसमें एक नॉर्मल और एक हेल्दी थी। तो ये प्रॉब्लम सब जगह और बहुत कॉमन है। तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हमारे स्टाफ के अंदर सब कुछ करेक्ट है। आपके घर में, ऑफिसेज में, सब जगह ये समस्या है। तो बैठा करके हमको इवन अपने स्टाफ की काउंसलिंग करनी पड़ती है, और फिर उसमें समझ में आता है कि वो ऑलरेडी कई डॉक्टर्स के टच में हैं और वहां पर इन चीजों का ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम काउंसलिंग करके उनको सपोर्ट करते हैं कि आप इस प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे, यू विल गेट श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स। जो आपने जेनेटिक्स की बात की, सो इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल से, if you're talking about genetics, then it is only 20% genetics. True. 80% is your lifestyle. Very true. Improve your lifestyle, your genes will not play. ये genes तब से हैं। हाँ, तब नहीं था ये परसेंटेज। जो हम जो ऑफ रिकॉर्ड जो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो पहले के जमाने के लोग हैं, उनके भी वही जीन्स हैं जो आज हमें मिले हैं। उन्हें क्यों नहीं था इतना? वेरी ट्रू। हमें क्यों है? अच्छा, ये चीज खाली पीसीओएस के मामले में नहीं है, डायबिटीज, और मैं तो इस चीज से रोज एनकाउंटर हो रहा हूं, और फिर इसको देख करके लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो अब आपके मुंह से आपके पेशेंट सुनेंगे तो वो ज्यादा इस बात के लिए कन्विंस होंगे। अदरवाइज कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आपने हमको डायबिटीज के या ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, वेयर इज द गायनेकोलॉजिस्ट? सो नाउ योर गायनेकोलॉजिस्ट इज सेइंग कि दिस ऑल यू हैव टू डू इफ यू वांट टू हैव गुड हेल्दी लाइफ। अब इसके अपार्ट दवाइयां या फिर कुछ सप्लीमेंट्स, क्या वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है? यस, जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियल इसमें हमें उनको डेफिनेट सपोर्ट देना होता है। इसमें हार्मोनल पिल्स रहती हैं, सिंगल हार्मोन पिल्स होती हैं, कंबाइंड ओसी पिल्स रहती हैं, कुछ एक मायोइनोसिटॉल, मेटफॉर्मिन, डिकायरोइनोसिटॉल, क्रोमियम पिक्रोनेट एंड ये वाली विटामिन डी एंड अदर मल्टीविटामिन सप्ली। सी अनहेल्दी उनका फूड हैबिट है, तो आप ये मान के चलिए कि उनके शरीर में सारे हार्मोन्स कम होंगे। आप अब हर एक हार्मोन उठा के नहीं खिला सकते, तो एक मल्टीविटामिन जो रहता है, डिजाइन रहता है यूजुअल इसमें, वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में नेवर। आप लोग चाहें तो डॉक्टर रेणु से कंसल्टेशन कर सकते हैं। और इवन अब हम इसके कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर पीसीओएस के लिए सभी डॉक्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे। इवन जो डाइटिशियंस हैं या फिर जो एक्सरसाइजेज और योगा एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर रेणु खुद हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हमारे पास में इस प्रकार की रिक्वेस्ट आती हैं तो क्या आप हेल्प करना पसंद करेंगे। तो यदि आपके इस प्रकार के कोई इश्यूज हैं या फिर फीमेल इश्यूज रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब डॉक्टर, इसमें सर्जरी का कितना रोल रहता है इन सब दवाइयों के और ये लाइफ स्टाइल और सारी चीजों के बाद में? Usually we go stepwise, and surgical treatment is never ever recommended to unmarried girls. Usual surgical treatment जो है वो सिर्फ उन फीमेल्स के लिए ज़्यादातर है जो कि इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं। एंड इसमें भी लैप्रोस्कोपी, दूरबीन से जो जांच की जाती है, उसमें सिर्फ एक पीसीओएस के लिए नहीं देखा जाता है, हम लोग ओवरऑल भी देखते हैं। ट्यूब्स की कंडीशन क्या है, ओवरऑल पेरिटोनियम में कोई तकलीफ तो नहीं है, यूट्रस नॉर्मल है, ओवरी नॉर्मल है। एंड एक जो ट्रीटमेंट काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है एक्चुअली ये, कि ओवेरियन ड्रिलिंग की जाती है। सो या
क्या है बेसिक पैथोलॉजी? ओवरी जो होती है उसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है ओवेरियन स्ट्रोमा, वहीं पे सारे एबनॉर्मल हार्मोन जो हैं वो एबनॉर्मल क्वांटिटीज में बनते हैं। सो ऐसा मानते हैं कि अगर हम उसमें कुछ पंक्चर कर दें और स्ट्रोमा के अमाउंट को कम कर दें तो एबनॉर्मल हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन्स वहाँ जो बनते हैं तो वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन ये डोंट गो एंड आस्क योर डॉक्टर टू डू ओवेरियन ड्रिलिंग, नो नेवर। उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, किसको कर सकते हैं, कितने ड्रिल करने चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो ये कि अगर किसी ने ओवर एंथुजियास्टिक ज़्यादा ड्रिल कर दिए तो पता चला ओवरी के अंदर जितने फॉलिकल थे उनमें से आधे से ज़्यादा मार डाले, तो अब वैसे ही फर्टिलिटी नहीं हो रही है। सो वी डोंट रिकमेंड एंड नाउ इट इज़ इट इज़ लाइक अ ऑब्सोलेट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, कोई ज़्यादा करता नहीं है। दूसरी जो सर्जरी की ज़रूरत जो पड़ती है, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि जैसे कई औरतें 40 प्लस आती हैं, 3-4-5 महीने पीरियड नहीं आया, फिर सडनली पीरियड आया तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगी। हम लोगों ने सोनोग्राफी के लिए भेजा, उसमें एंडोमेट्रियल जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की वो बहुत ज़्यादा थिक आई, तो थोड़ा सस्पिशन होता है, बिकॉज अब वो इस एज ग्रुप में जहाँ पे सिंपल बीमारियों के अलावा मैलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं, कैंसरस डिसीजेज भी हो सकती हैं। तो अब हमें रूल आउट भी करना होता है कि क्या कोई और बीमारी तो नहीं है बिफोर वी प्रिस्क्राइब हार्मोन्स टू दीज लेडीज। और कई बार ये भी होता है कि इस तरह की लेडीज़ जो होती हैं वो दवा देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, उनके ऊपर दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, तब उस कंडीशन में हम लोगों को गायनिक डीएनसी और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने होते हैं। अच्छा, कई केसेस में मैं सुनता हूँ जैसे ओबीज है फीमेल, डायबिटिक है, और अक्सर वो लोग कई बार बोलते हैं कि मेरा हिस्टेरेक्टोमी हो गया, तो क्या ये भी इन कारणों से हो सकता है? देखिए, सिंपल वही रीज़न है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी में फैट बहुत है, ये फैट जो है एबनॉर्मल हार्मोन्स बना रहा है, और ये एबनॉर्मल हार्मोन एंड में जाके किसको इरिटेट कर रहे हैं? यूट्रस को, और यूट्रस में से ब्लीडिंग थम नहीं रहा। अब आपको एडवाइस किया गया है कि भाई डाइट का ध्यान दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वेट रिड्यूस कीजिए, आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं। आई गॉट अ रिसेंट पेशेंट, एज जस्ट 34 ईयर, वेट 92 kg, and she got hysterectomy, and his father, he was also diabetic. He came to take his consultation. Meanwhile, he came to know that his daughter is suffering for this reason. Then his daughter also, she also joined the program. Now things are going on. Yes. अच्छा, इसके अपार्ट जो फाइब्रॉइड है, क्या उसका भी इसमें कोई कोरिलेशन है? जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वगैरह है, एक्चुअली यू शुड नॉट से कि पीसीओएस के कारण फाइब्रॉइड होता है, बट यस इट इज अ सेपरेट एंटिटी एंड इट मे हैव अ कॉमन हार्मोनल डिस्टर्बेंस लेवल कैन कॉज। ओके। तो इसके अपार्ट कुछ एस्पेक्ट्स अगर आप कवर करना चाहें जिसमें पेशेंट को और बेनिफिट हो सके? आई विल जस्ट स्टिक टू वन थिंग कि determine, you need to do it, it is for your own betterment, your own future life, and it's better for your even your next generation's life. It is not just that you are doing for yourself, you will save a lot of money. आप जो करेंगे वो आपके बच्चे, आपकी बच्चियां भी देख रहे हैं और वो भी उसी को फॉलो करें। बिल्कुल, क्योंकि मदर सबसे पहले रोल मॉडल है। यस, ठीक है, कुछ केसेस में एक्सेप्शन हो सकता है, पर रोल मॉडल तो है। या रोल मॉडल एंड एपिजेनेटिक चेंजेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड कि इन यूट्रो ओनली, गर्भाशय के अंदर ही आप अपने बच्चे को सेंसिटाइज कर दे रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप डॉक्टर रेणु से पूछना चाहते हैं, तो नीचे फ्रीली कमेंट सेक्शन में डालें। उन क्वेश्चंस को लेकर के हम कुछ और पॉडकास्ट बनाएंगे और उनके अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे आपको उनके जवाब मिल सकें, आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकें, और इसके साथ में अगर किसी को कुछ कंसल्टेशन करना हो तो वो भी कर सकें। इनफर्टिलिटी के लिए जो लेडीज हमारे पास आती हैं उनको हम लोग सबसे पहले काउंसिल करते हैं डाइट और एक्सरसाइज के लिए, ताकि वो कुछ किलो वजन घटा सके इसके पहले कि वो प्रेग्नेंट हो। क्यों ये ज़रूरी होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी होना कई बार बहुत इजी होता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी का कैरी होना टिल अ लाइव बर्थ, वो उनके
बॉडी में एग्जिस्टिंग हार्मोन्स के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। एबॉर्शंस कई बार हम लोग देखते हैं, मिस्ड एबॉर्शंस हो जाते हैं, बच्चे की धड़कन आने के बाद वो चली जाती है, डीएनसीज करनी पड़ जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो मदर इस तरह के एबनॉर्मल हार्मोन के साथ प्रेगनेंसी कैरी करती है, लेटर ऑन प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, वो बहुत बढ़ने के चांस रहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एंड अदर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये सब एक दूसरे से सब जुड़े जुड़े चलते हैं, लिंक्ड हैं। एंड जो बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में पल के बढ़ के बाहर आता है, उसका जो लेवल होगा फिजिकल, जो एपिजेनेटिक चेंजेस उस बच्चे में होंगे, निश्चित रूप से वो उनके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हालांकि इस पे और रिसर्च चल रहा है डेफिनेटली। पर क्या हम इसमें कुछ डेफिनेट बोल सकते हैं दिस इज इम्पैक्टिंग और दिस नीड फर्दर रिसर्च? It needs research, right. But yes, everybody knows now that yes, it is impacting. It is impacting. Well. Okay, fine. Means scientifically it is proven fact. It is impacting, but how much that need further research. हाँ, that need further research। और फिर जब ये बच्चे बाहर आएंगे तो इनकी खुद की भी तो लाइफ स्टाइल होगी। Very true. तो ये सब चीजें एक पे एक ऐड होती है, एक और एक दो ना होके एक और एक 11 हो जाता है। तो इस तरह से जो लोग ऑलरेडी, जैसे जो हमारी जनरेशन के बाद की जनरेशन के बच्चे हैं, हो सकता है कई माएँ जो हमारी जनरेशन में से बच्चे पैदा हुए हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं, उनमें हार्मोनल एक्सपोजर हुए हैं और वो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो उनमें अब हम वेरी अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज देख रहे हैं, वेरी अर्ली ऑनसेट ऑफ ब्लड प्रेशर देख रहे हैं। और ये भी है कि जिन बच्चों ने अब अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है, उनको कुछ नहीं भी है। अब यहाँ मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पीसीओएस के मामले में क्योरेबल शब्द यूज करना एडवाइजेबल है या फिर रिवर्सेबल? विल बी अ बेटर वर्ड, जैसा हम लोग डायबिटीज के केसेस में करते हैं कि नाउ टाइप 2 डायबिटीज इज रिवर्सेबल, वी डोंट यूज द वर्ड क्योरेबल। या इट इज नॉट अ डिसीज कि आपने दवा दे दी और वो आपकी बॉडी से निकल गई। इट्स योर लाइफस्टाइल, आपने उसको अच्छे से मॉडिफाई किया तो वो रिवर्स हो जाएगी। और जिस दिन आप ये लाइफस्टाइल छोड़ देंगे और आप पुराने में जाएंगे तो ये इट्स लाइक ओबेसिटी। आपने अपना डाइट इंप्रूव किया, आपने अपना वेट लॉस किया, आपने एक्सरसाइज किया, लाइफस्टाइल इंप्रूव किया, वजन घट गया, फिर आपने वही जंक और 3 और 4 और 5 टाइम का मील चालू किया, देन अगेन यू विल बिकम ओबीज, सो द पीसीओडी विल कम, fatty liver will come, diabetes will come, sleep apnea will come, and related other complications will come, which may be related to your heart, brain stroke, eyes, kidney, diabetic foot, or so many problems like even prostate. Yeah, very true. जो खान पान के संबंधित जो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कई खास तौर पे जो औरतें घर में रहती हैं, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ निकाल के खा लेती हैं और वो उसको खाने में भी काउंट नहीं करती है कि ये मैंने खाया। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये बेसिकली इनको बदलना चाहिए। अगर आपने एक बार बैठ के अच्छे से नाश्ता कर लिया है तो निश्चित कीजिए कि आप बार बार कुछ भी इतना इतना सा भी मुंह में नहीं डालेंगे। तो उस कारण से जो आपके पेट को एक लेवल मिलता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम आता है। क्योंकि ये चीजें मैं कई बार देखती हूँ कि हाँ, छोटे छोटे प्लेटों में इधर उधर कुछ ना कुछ कैंडी पड़ी है, कुछ ये पड़ा है, वो बस खाते रहते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। चलो, तो बहुत अच्छा नॉलेज और डीप इनसाइट मिला ट्रीटमेंट के बारे में कि किस प्रकार मिनिमम दवाइयों के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन इसमें मैंने ये देखा कि लाइफ स्टाइल चेंजेस और आपकी ईटिंग हैबिट, उसके साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट और कुछ सप्लीमेंट्स के साथ में आप अपनी पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू। आपका काफी समय लिया हम लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस के माध्यम से या पर्सनल कंसल्टेशन के माध्यम से उनका रिजोल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।